नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा बीपीएससी गुरु यूट्यूब चैनल में। मैं हूं मनीष सर। 64वीं बीपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज जो व्हाट्सएप के माध्यम से चल रहा है, उसमें आप भी जुड़कर भाग ले सकते हैं। आज संडे है, आज आप लोग को पेपर 2 का प्रश्न पत्र मिलने वाला है। ठीक है, आज आप लोग का 4 टेस्ट पूरा हो जाएगा। ठीक है, आगे के टेस्ट के लिए हम आपके साथ बने रहेंगे। ठीक है, और जो भी विद्यार्थी हमारे टेस्ट से भाग लेना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो नीचे दिया हुआ है 9709774739 पर अपना नाम और प्लेस लिख करके अवश्य भेजें। ठीक है, तो 2 प्रश्न का हमने डिस्कशन कर दिया था, तीसरा प्रश्न मैं बाद में देखूंगा। पहले करंट अफेयर के प्रश्न को देख लेता हूं। सोशल मीडिया, छठा प्रश्न है आपका, सोशल मीडिया के कारण मॉब लंचिंग किस प्रकार से बढ़ावा मिल रहा है, यह किस प्रकार हिंसा घटना को अंजाम देती है। ठीक है, तो इस प्रश्न पर डिस्कस हम आपको दिखाते हैं। तो ऑडियो आर्टिकल के रूप में एक दृष्टि का है, आप उससे 4-5 बार अवश्य देख लें, ताकि उसमें जितना भी पॉइंट आउट है उसको नोट कर लें और क्लियर हो जाए आपका। चलिए, तो उसको देखते हैं एक बार। गांधी और पीट पीट कर लोगों की हत्या कर देने यानी मॉब लिंचिंग की बार बार होने वाली घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। सामाजिक कार्यकर्ता तुषार गांधी और तहसील पूनावाला द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों के लिए कई अहम दिशा निर्देश जारी किए। इस प्रकार की घटनाओं में शामिल लोगों से सख्ती से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने विशेष कानून बनाने का भी निर्देश दिया है। एक ऐसे समय में जब मॉब लिंचिंग की खबरें देश भर से लगातार आ रही हैं, तब सुप्रीम कोर्ट के ये निर्देश बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। दूसरी ओर राजस्थान के अलवर में भीड़ द्वारा एक व्यक्ति की हत्या के बाद केंद्र सरकार द्वारा 2 उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। लिहाजा मॉब लिंचिंग की घटना पर सर्वोच्च न्यायालय और सरकार की ये कदम काफी अहम समझे जा रहे हैं। आइए सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय के नए दिशा निर्देश को जानते हैं। हाल के वर्षों में किसी अफवाह या फेक न्यूज के जरिए गोरक्षा के नाम पर देश के कई राज्यों से हिंसक घटनाओं की खबरें चर्चा में रही हैं। दरअसल जब भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति पर हमला करने या उसे मार देने जैसी घटना को अंजाम दिया जाता है, तो उसे मॉब लिंचिंग कहा जाता है। लिहाजा इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई और सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को कई निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा है कि राज्य 3 हफ्ते में ऐसे गांव या जिलों की पहचान करेंगे जहां पिछले 5 सालों में भीड़ द्वारा हिंसा की घटना हुई हो। अदालत ने ऐसे लोग या इलाकों की पहचान करने का भी निर्देश दिया है जिनसे हिंसा भड़कने की आशंका हो। अदालत ने हर जिले में एसपी रैंक के अधिकारी को ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए नोडल ऑफिसर बनाने का निर्देश दिया है। नोडल अधिकारी जांच की निगरानी करेंगे और यदि जरूरी हुआ तो टास्क फोर्स का गठन भी करेंगे। केंद्र और राज्य सरकारें सोशल मीडिया और अन्य तरीकों से अफवाह या फेक न्यूज फैलाने पर रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाएंगी। ऐसे लोगों पर आईपीसी की धारा 153A के तहत मामला दर्ज करने का निर्देश कोर्ट ने दिया है। धारा 153A के तहत समाज में नफरत फैलाने वालों पर कार्रवाई का प्रावधान है। कोर्ट ने सरकार को रेडियो, टेलीविजन या अन्य माध्यमों से लोगों को जागरूक करने और कानून की जानकारी उन तक पहुंचाने का भी निर्देश दिया है। भीड़ द्वारा हिंसा वाले मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने की बात कही गई है, ताकि 6 महीने में केस का निपटारा किया जा सके। कोर्ट ने कहा है कि यदि भीड़ से हिंसा फैलने की आशंका हो तो सीआरपीसी की धारा 129 के तहत दी गई शक्तियों का उपयोग कर अधिकारी उस भीड़ को हटाने की कोशिश करेंगे। अगर पुलिस या जिला प्रशासन इन निर्देशों का पालन करने या घटनाएं रोकने या जांच पूरी करने में नाकाम रहते हैं, तो उसे जानबूझकर लापरवाही करना माना जाएगा और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने डीजीपी या होम सेक्रेटरी को नोडल अफसरों के साथ कम से कम 3 महीने में एक बार स्थिति की समीक्षा करने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे भीड़ द्वारा हिंसा के शिकार बने पीड़ितों के लिए मुआवजे की नीति बनाएं। पीड़ित को अंतरिम मुआवजे का भुगतान 30 दिनों के भीतर करना होगा। केंद्र सरकार इस संबंध में राज्यों को एडवाइजरी जारी करेगी और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम करेगी। साथ ही केंद्र और सोशल मीडिया की भूमिका सामाजिक समरसता को बिगाड़ने और सकारात्मक सोच की जगह समाज को बांटने वाली सोच को बढ़ावा देने वाली रही है। लिहाजा लोकतंत्र के 5वें स्तंभ की ख्याति पा चुके सोशल मीडिया की भूमिका सवालों के घेरे में है। हालिया समय में भी कई राज्यों में लोगों को पीट पीट कर मार देने की घटनाएं सोशल मीडिया के कारण हुई थी। फेसबुक के अनुसार 2015 में जुलाई से दिसंबर तक की अवधि में भारत में 719 आपत्तिजनक कंटेंट्स हटाए गए। ये वो कंटेंट्स थे जो धार्मिक भावनाएं और राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करने का निषेध करने वाले कानूनों का उल्लंघन करते थे। इतनी छोटी सी अवधि में इतनी बड़ी संख्या में आपत्तिजनक कंटेंट्स का होना सोशल मीडिया के दुरुपयोग के लेवल की तरफ इशारा करता है। एक अनुमान के मुताबिक हर 40 मिनट में फेसबुक से संबंधित एक पोस्ट को हटाने की रिपोर्ट की जाती है। पिछले 2 महीनों में सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों के कारण 20 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई। जाहिर है सामाजिक सौहार्द के सामने सोशल मीडिया एक चुनौती बनकर खड़ा है। दूसरी ओर भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान यानी IITTM ग्वालियर के अध्ययन में एक रोचक तथ्य सामने आया है।
इसके अनुसार भारत आने वाले 89% पर्यटक सोशल मीडिया के जरिए ही भारत के बारे में जानकारियां प्राप्त करते हैं। यहाँ तक कि इनमें से 18% लोग भारत आने की योजना ही तब बनाते हैं जब सोशल मीडिया से प्राप्त कंटेंट इनके जहन में भारत की सुनहरी तस्वीर पेश करते हैं। इसका प्रमाण इससे भी मिलता है कि विगत कई वर्षों से देश में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। 2014 में 76 लाख, 2015 में 80 लाख तो 2016 में 88 लाख विदेशी पर्यटक भारत आए। इतना ही नहीं, देश की जीडीपी में पर्यटन की हिस्सेदारी 9.6% है। ऐसे में यदि सोशल मीडिया के जरिए भारत की नकारात्मक छवि सामने आती है तो वैश्विक स्तर पर हमारे देश की कितनी किरकिरी होगी। एक अन्य मिसाल ट्यूनीशिया से अरब के लगभग 15 विभिन्न देशों में पहुंच जाएगी। क्या किसी ने सोचा होगा कि एक बेहद ढांचागत तरीके से दूर दराज के लोगों को क्रांति से जोड़ा जा सकेगा? लेकिन ऐसा हुआ और इसके पीछे सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ रहा। जाहिर है हमारे देश के युवाओं को भी समाज और देश हित में सोशल मीडिया का उपयोग करने की जरूरत है। आइए अब हिंसक घटनाओं के सामाजिक सौहार्द पर पड़ने वाले असर की चर्चा करते हैं। दरअसल हमारी संस्कृति का 5000 सालों का लंबा इतिहास रहा है। बहुभाषी, बहुधर्मी और बहुसांस्कृतिक होने के कारण पूरे विश्व में हमने अपना लोहा मनवाया है। हमारी संस्कृति मिलजुल कर रहने तथा वसुधैव कुटुंबकम के मूल्य को अहमियत देती रही है। दूसरी तरफ संविधान ने हर नागरिक को विचार, विश्वास, धर्म, उपासना और अभिव्यक्ति की आजादी दी है। लेकिन सोचिए, अगर हर तरफ अराजकता और हिंसा का माहौल पैदा हो जाए तो हमारी संस्कृति का क्या होगा? जाहिर है ऐसे में सामाजिक रिश्ते टूटकर बिखर जाएंगे और तनाव का माहौल पैदा हो जाएगा। देखा जाए तो किसी मनुष्य को पीट पीट कर मार देने की घटना सिर्फ मानव हत्या का अपराध नहीं है, बल्कि खान पान, धर्म और विचार जैसे संवैधानिक अधिकारों की भी हत्या है। अगर भीड़ द्वारा ऐसे जघन्य अपराधों को अंजाम देने को स्वीकृति मिलती रहेगी तो महिलाएं, बच्चे और दूसरे कमजोर तबकों का अबाध रूप से कहीं आना जाना और भी मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा शिक्षा, विकास और सामाजिक समरसता जैसे पहलुओं पर सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे। जाहिर है ऐसे हालात से सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के चरमरा जाने का खतरा बना रहेगा। अब सवाल है कि किसी भीड़ को कानून हाथ में लेने की हिम्मत कहां से मिलती है? दरअसल मजबूत कानून व्यवस्था सौहार्दपूर्ण और आदर्श समाज की आधारशिला तैयार करती है। लेकिन जब पुलिस व्यवस्था या कानून व्यवस्था कमजोर पड़ने लगती है तब सामाजिक समरसता भंग होने लगती है। दूसरी तरफ मामलों के निपटारे में बेइंतहा देरी से असामाजिक तत्वों को बल मिलता है। एक अध्ययन के मुताबिक ज्यादातर आपराधिक मामले 15 से 20 साल तक लटके रहते हैं। इस दौरान या तो गवाहों की मृत्यु हो जाती है या सबूत नष्ट हो जाते हैं। अक्सर ही देखा जाता है कि केस लंबा चलने से जांच करने वाले अफसरों का तबादला हो जाता है। लिहाजा ज्यादातर मामलों में पीड़ित को इंसाफ नहीं मिल पाता और आरोपी बरी हो जाते हैं। कहने का मतलब कि इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए भीड़ का सहारा लेने वाले असामाजिक तत्वों को लगता है कि वे या तो बच जाएंगे या फैसला होने में दसियों साल लग जाएंगे। हमारे सिस्टम की यही लेट लतीफी देश में अपराधों को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि समाज में नफरत फैलाने वाले कानून को हाथ में लेने से नहीं हिचकते और मानवता को शर्मसार करने में देर नहीं लगाते। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि देश में मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं की रोकथाम के लिए कोई विशेष कानून नहीं है। लिहाजा भीड़ की आड़ में असामाजिक तत्व बड़ी घटना को अंजाम दे देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अब ऐसे में सवाल है कि आगे की राह क्या हो? दरअसल देश और समाज में शांति स्थापित करने के लिए प्रशासनिक और सामाजिक दोनों ही स्तरों पर संजीदगी से कोशिश करने की जरूरत है। हमारी सरकारों को दल और विचारधारा की परवाह किए बिना इस मामले में हस्तक्षेप करने की जरूरत है। सिर्फ हस्तक्षेप करना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि सही नीति और नियत के साथ जहरीली विचारधाराओं और नफरतों को पनपने से रोकने के प्रयास करने होंगे। कानून व्यवस्था को तो बेहतर करना ही होगा, साथ ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार भीड़ तंत्र पर शिकंजा कसने के लिए विशेष कानून भी बनाना होगा। सही मायने में सबका साथ, सबका विकास का संकल्प तभी पूरा हो सकेगा जब अल्पसंख्यकों और कमजोर तबकों के हितों की रक्षा कर हम देश के सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने में कामयाब हो पाएंगे। नफरत की नाव पर बैठकर न तो हम देश की एकता और अखंडता को बचा सकेंगे और न ही विकास और समृद्धि के सपनों को साकार कर पाएंगे। धर्म, जाति, व्यवसाय और वैचारिक भिन्नता के आधार पर हो रही मॉब लिंचिंग की घटनाएं वास्तव में देश पर आत्मघाती हमला करने जैसा है। इस मुद्दे पर राजनीति के शीर्ष से लेकर आम नागरिक के स्तर तक गहन आत्ममंथन की जरूरत है। भारत को आदमखोर भीड़ तंत्र में बदलने से रोकने के लिए एक बेहतर पहल करना आज समय की सबसे बड़ी मांग है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक सरकार को रेडियो, टेलीविजन या अन्य माध्यमों से लोगों में जागरूकता फैलाने की भी कोशिश करनी होगी। दरअसल लोगों का जागरूक होना सबसे जरूरी पहलू है। एक ही समाज में रहकर एक दूसरे से नफरत करने से किसी भी समाज का भला नहीं हो सकता। ऐसे हालत में भारतवर्ष का निर्माण कैसे होगा? हमें समझना होगा कि समाज में घृणा फैलाने वाली घटनाओं पर हमारी चुप्पी और पक्षपातपूर्ण रवैया बेहद चिंता का विषय है। सवाल है कि हम कैसा समाज गढ़ रहे हैं? एक ऐसा कमजोर समाज जो उन्मादी भीड़ की हैवानियत को खामोश समर्थन देता है, या फिर एक ऐसा समाज जो इंसानियत को शर्मसार करने को भी आसानी से स्वीकार कर लेता है?
अगर वाकई में हम आने वाली पीढ़ी का बेहतर भविष्य चाहते हैं तो इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। उन्मादी भीड़ के वहशीपन पर यदि हमने इसी तरह चुप्पी साधे रखी तो यकीन मानिए हमारी अगली पीढ़ी का भविष्य कतई सुरक्षित नहीं है। आइए नोट करते हैं आज का सवाल। तो मित्रों, आपने देखा कि जो भी ऑडियो आर्टिकल रहा वो बहुत ही अच्छा है। इस ऑडियो को अगर 4-5 बार सुना जाए तो सारे इस प्रकार के जो भी प्रश्न है इसमें क्लियरिटी आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।